नमस्कार, हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शुरुआत हुंकार की हम करने जा रहे हैं। मुद्दा उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए दंगे के 4 दिन बाद आज मुख्य आरोपी सरफराज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी जब नेपाल भागने की फिराक में थे उस वक्त पुलिस से इनका इनकाउंटर हुआ। इसमें 2 आरोपी, एक तो मोहम्मद सरफराज और दूसरा तालिब, दोनों को गोली लगी हुई है। मोहम्मद सरफराज वही आरोपी है जिस पर दंगे के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप है। बहराइच में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन दंगे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। तो आज की बहस बहराइच में दंगे से लेकर इनकाउंटर तक पर आ रहे सियासी वार पलटवार पर। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की, इनमें से 2 को पुलिस की गोली से इंजरी हुई है। एक का नाम है मोहम्मद सरफराज, एक का नाम है मोहम्मद तालिब। कहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ मैम? नानपारा क्षेत्र। कहाँ पर? नानपारा भागने की कोशिश कर रहे थे मैम। और ये सरकार अपने कमियों को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों की हत्याएं करा रही है, फर्जी एनकाउंटर करा रही है। एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मैं सबसे ज़्यादा दुखी हुआ अखिलेश यादव के बयान से। अखिलेश यादव जी के डीएनए में ही हिंदू विरोधी डीएनए है। पिताजी ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई कार से पर। पुत्र चाहते हैं कि सनातन हिंदू खत्म हो जाए। सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए हत्यारों के खिलाफ, और भड़काने की राजनीति जिन लोगों ने किया उसकी जांच करा के उन सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम सब लोगों को ये सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप झगड़े, दंगे, फसाद कराएंगे, कौन सा व्यापारी, कौन सा फैक्ट्री वाला, कौन सा इंडस्ट्री वाला यहाँ पर निवेश करने के लिए आएगा? शुरुआत किसने करी है, कौन किसके घर पर चढ़ा है, झंडा उतारा है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। वहीं हालात बहराइच में अब संभले हुए हैं, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जो मौजूद है, मैं आपका परिचय कराती हूँ जल्दी से। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान, हमारे साथ आरएलडी महासचिव मलूक नागर जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही सौरभ बालविया जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता, अब हमारे साथ प्रदीप भंडारी भी स्टूडियो में आएंगे, मौजूद रहेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। बिना वक्त गवाए सीधे कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा का रुख करेंगे। डॉली, बहराइच के गुनहगारों का हिसाब हो गया? देखिए, मुझे लगता है बहराइच के गुनहगारों का जो हिसाब हुआ है वो बनता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अपराधी हो रोमाना जी, चाहे कहीं का भी हो, अपराधी बख्शे जाने नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का माहौल आजकल हो गया है, वो जाति और धर्म से परे अपराधी अपराधी है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे दलित है, कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, अपराधी अपराधी है। अपराधी की कोई जात नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये एक और बात यहाँ कहना चाहती हूँ रोमाना जी, इसके साथ साथ कि रामगोपाल मिश्रा जी के साथ जो हुआ
वो भयावह था, वो इतना घृणित कृत्य था कि उसकी कोई भी आपके पास अगर कोई भी कुछ कहना चाहे तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं हो सकती। एनकाउंटर करना ठीक है, अपराधी क्योंकि भाग रहे थे उनका एनकाउंटर कर दिया, बट सेलेक्टिव इन यूपी और प्रोटेक्टिव इन मुंबई, ऐसा क्यों? इस सरकार से मेरा सवाल है। अगर कोई अपराध मुंबई में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए वहां पर शिंदे सरकार है। आपको इतनी जानकारी होगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट इशू है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर हुआ, योगी सरकार की तारीफ करेंगे आप? जिस तरीके से बहराइच के गुनहगार और सिर्फ 4 दिन के भीतर इस वक्त कानून की कटघरे में हैं, यही सवाल है मेरा आपसे। रोमाना जी बोलने दीजिए, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए। देखिए, अपराधी वहां पर भी इन्हीं लोगों की पैक्ट की सरकार है ना, इन्हीं लोगों की सरकार है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? तो वहां तो बदलापुर वाला आरोपी जो है उसका भी इनकाउंटर हो गया। वहां तो बहुत से सवाल थे आप लोगों के मन में। बदलापुर के आरोपी के इनकाउंटर के बाद तो बहुत सवाल थे महाराष्ट्र में। रोमाना, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। रोमाना जी, नहीं, मैं रोमाना जी यही कह रही हूँ, अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, यही कह रही हूँ मैं। नहीं तो सवाल तो ये है ना प्रदीप भंडारी, फिर कौन वो फिर अजय मिश्रा का बेटा है? नहीं, अच्छा, अब अजय मिश्रा कहनी पर आ गए। एक मिनट रोमाना जी, 1 सेकंड बोलने दीजिए। फिर जब अजय मिश्रा, नहीं बोलना पड़ेगा, 6 लोगों को गाड़ियों से रौंदा, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इनके नेता का बेटा था। कर देना चाहिए था ना, लोगों को रौंद के मार देना, किसानों को रौंद के मार देना, वो अपराध नहीं था क्या? उसको आप अपराध की कैटेगरी में डालेंगी कि नहीं डालेंगी? गाड़ियों से कुचल देना। सवाल पूछती हैं तो मतलब प्रदीप भंडारी जी, ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, ये सारे के सारे इनकाउंटर फेक, ये इनकाउंटर नकली, और ये सारे के सारे इनकाउंटर जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड, मतलब फिर तो विपक्ष ये आरोप लगा। देखिए, विपक्ष में जब अखिलेश यादव जी आरोपी की जाति की बात करें मंगेश यादव के वक्त, और अभी उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि भले हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, ये सब जो है ये छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये बहराइच के अंदर हिंसा करी उनको छोड़ देना चाहिए था। अखिलेश यादव जी तो वही सरकार चलाते थे जब मुजफ्फर दंगे हुए थे तो ये धर्म देखकर जो है मुआवजा दिया करते थे। अखिलेश यादव जी वही सरकार चलाया करते थे जब मुजफ्फर दंगे के हुआ करते थे, ये सफाई के अंदर अपना फेस्टिवल करा करते थे जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स बुला रहे थे। तो इनको कोई भी सांत्वना नहीं उत्तर प्रदेश की जनता का। मुझे आप बताइए, क्या डॉली शर्मा के राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट करा है? क्या प्रियंका वाड्रा ने एक भी कमेंट करा है? क्या डॉली शर्मा जी ये कह सकती हैं कि प्रियंका वाड्रा जो ये कार्रवाई हुई उसका स्वागत करेंगी? और साथ में से सिर्फ 2 लोग जो नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे, एक्सचेंज ऑफ फायर जब हुई थी, उनके घुटने के नीचे गोली लगी है, जिनका अस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि एनकाउंटर फेक है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आइए अजीज खान साहब, और जवाब दीजिए। इनकाउंटर डराने के लिए, बांटने के लिए इस तरीके के आरोपों का क्या मतलब सर? आरोपी हैं, सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पकड़ेगी नहीं क्या? भागने देगी क्या? और यहां तो सर जो गोली लगी है वो भी घुटने के नीचे लगी है, तो अब तो कोई सवाल की गुंजाइश बनती भी नहीं है। बावजूद इसके बस राजनीति चमकानी है तो सवाल उठाना है, योगी की पुलिस को घेरना है, यही नीति समाजवादी पार्टी की। अजीज खान साहब देखिए जी, मैं जो देख स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, अभी देखिए किस तरह के क्रेडिट लिया जा रहा है। एक शख्स की जान चली गई, राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई पुलिस की लापरवाही से, और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार आज किस तरह अपना पेट पीठ थपथपा रही है। इसको अपनी नाकामी पे अफसोस नहीं है। किस तरह 13 तारीख को वहां पर किस तरह दंगा हुआ, किस तरह विफल रही सरकार, किस तरह वहां पर लापरवाही के द्वारा हुई कि झंडा लगाया जा रहा था और पुलिस। नहीं, अजीज खान साहब, जब आप दंगे की बात करते हैं सर, तो फिर दंगा तो मुजफ्फरनगर में हुआ था ना जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और दंगा जब होता है सर उसमें तो फिर कितने लोग मारे जाते हैं? वो मुजफ्फरनगर में कितने लोग मारे गए थे, जरा वो संख्या मुझे बता दीजिए। यहाँ क्या तारीफ करनी नहीं चाहिए योगी की पुलिस की सर, कि एक शख्स की जान जाती है, उसकी हत्या होती है और उसके बाद हालात संभाल लिए जाते हैं,
पुलिस इतनी मुस्तैद कि हमने देखा किस तरीके से खुद एडीजी एलो हैं, वो सड़क पर नजर आते हैं हथियार लहराते हुए और उपद्रवियों को खदेड़ते हुए, और 4 दिन के भीतर भीतर जो आरोपी सर उनको पकड़ लिया गया। 2 को इनकाउंटर, जरूरत पड़ी तो पैर में गोली मारी गई। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सर? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? वो आकर इनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर देते हैं सर। वो इनकाउंटर में आकर जो आरोपी हैं उनकी धर्म और जाति ढूंढने लगते हैं सर। क्यों? अरे भाई रोमाना जी, मुझे बोलने तो दें, अभी बात हुई नहीं ना मेरी। आप कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर 4 दिन में कंट्रोल कर दिया गया। 13 तारीख को वहां दंगा भड़का और जिस तरह हत्या हुई शासन प्रशासन की लापरवाही से, अगले दिन शव यात्रा निकाला जा रहा है और उसमें लाठी डंडा लेकर के लोग शव यात्रा पुलिस की मौजूदगी में निकाल रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर, यही प्रशासन है। जिस तरह वीडियो के क्लिप दिखाए गए, आपके चैनल ने भी दिखाया कि किस तरह हजारों की भीड़ शव यात्रा निकाल रही है और उसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। किस तरह घरों को जला दिया गया, किस तरह गाड़ियों को जलाया गया, किस तरह नंगा नाच हुआ। आप बता रही हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। हम बताना आपको चाह रहे हैं कि आज जो इनकाउंटर का लेख लिखा जा रहा है ये स्क्रिप्टेड है। अभी इनकी बहन ने, सरफराज की बहन ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया, सारे चैनलों पे चल रहा है। ये कल एसटीएफ ने उनको उठाया था सरफराज को, और सरफराज को उठाकर आपको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं जो आरोपी है उसके परिवार पर आपको भरोसा है। अब उसका आधार क्या है सर, ये आप आगे बता दीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आपने सवाल उठाए हैं योगी सरकार को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। मैं 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। 45 दिन में 699 मर्डर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी। ये रहा सुप्रीम कोर्ट ने इनको किस तरीके से लताड़ लगाई थी कि मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर आप अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे, बायस रह रहे। अब मुझे बताइए, चलिए आरोपी की परिवार के स्टेटमेंट को ही ले लीजिए। सुनिए उनके परिवार के स्टेटमेंट क्या कह रहे थे। वो तो कह रहे थे कि एनकाउंटर हो जाएगी, उनकी जान चली जाएगी, परंतु आज नतीजा क्या निकला, उनका तो अस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है। तो ये लोग चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से ये चले जाए जिससे कि इस पे राजनीति करें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आरोपी ने अखिलेश यादव जी को फोन करके बोला था कि इस तरीके की बात होनी चाहिए? अखिलेश यादव जी को कैसे कह सकते हैं कि भाई ये फेक एनकाउंटर है? और अगर मान लीजिए इनको लगता है कि एनकाउंटर फेक है, तो इनको पता होना चाहिए कि हर एनकाउंटर जो होता है उसकी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जुडिशियल इंक्वायरी होती है। तो ये पहले से क्यों कंक्लूड कर रहे हैं? और इन्होंने ये जवाब नहीं दिया। जो भी आरोपी हैं, क्या ये इनके हिसाब से जो कार्रवाई हुई वो सही हुई कि नहीं हुई? मैं आरोपियों का नाम बताना चाहता हूं। ये आरोपियों पे क्यों नहीं कह रहे? जिन आरोपियों पे कार्रवाई हुई इनका नाम क्यों नहीं ले पा रहे? ये मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम, सरफराज, हमीद और अफजल, ये 5 थे जिसमें से 2 ने भागने का प्रयास किया। तो पुलिस को क्या करना चाहिए थी? चूड़िया बैंड के हाथ करते और आरोपी जो है वो चले जाता नेपाल और पुलिस पे फायरिंग करती। आप चाह रहे थे कि एक पुलिस का जवान शहीद हो जाता, जिसपे आप कह देते उसमें माला चढ़ा देते। ये चाह रहे थे आप? ठीक है, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। आधार क्या है? इनकाउंटर आपको फर्जी क्यों लग रहा है? आधार देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बहराइच में दंगा हुआ, क्यों दंगा हुआ? दंगा हुआ, तमाम घर जल गए, हत्या हो गई, एक शख्स की हत्या हो गई, तमाम इस समय इनकाउंटर हो गया। कहने का मकसद यह है कि सरकार की इस विफलता से, और सरकार पीठ थपथपा रही है। आखिर इतनी घटनाएं हुई कैसे, क्यों घटनाएं हुई? अब ये कह रहे इनकाउंटर, यही इनकाउंटर मंगेश यादव का भी चप्पल पहन करके हुआ था, और वो क्लिप पूरे देश ने देखा। मंगेश यादव का चप्पल पहन करके इनकाउंटर। मैं एक बात बताऊं प्रदीप भंडारी जी, सुनिए मेरी बात 1 मिनट। रोमाना जी मुझे बोलने दें। आप कह रहे हैं कि साहब न्याय हुआ, क्या न्याय हुआ? सर मैं आपसे मैंने न्याय शब्द का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, आपने यहाँ पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर और आपके नेता जो हैं वो आकर तमाम चैनल्स पर ये बाइट दे रहे हैं कि साहब ये इनकाउंटर झूठा, फेक। आधार क्या है? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, कैसे इस एनकाउंटर पर आप सवाल उठा रहे हैं? सर भागने देते उन आरोपियों को? इंसाफ आपको लगता है नहीं मिलना चाहिए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को? उस शख्स की, उस जवान लड़के की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इंसाफ का हक नहीं है क्या? भागने देते आरोपियों को कि नहीं पुलिस गोली नहीं चलाएगी, पुलिस पकड़ेगी नहीं, इन्हें भागने दो, अगर ये सीमा पार कर रहे हैं तो जाने दो इनको नेपाल। अजीज खान साहब देखिए रोमाना जी, मैं यही कह रहा हूं कि इस तरीके की परिस्थितियां पैदा ही क्यों हुई बहराइच में? सरकार अपने नाकामी को नहीं संभाल रही है, नहीं समझ रही है। सर फिर परिस्थितियों की बात कीजिए ना, फिर आप इनकाउंटर को फेक तो मत करिए ना। आप ये तो मत कहिए ना इनकाउंटर मैन्युफैक्चर्ड है। आपने तो अपनी बात शुरू की थी ये कहते हुए कि साहब जो बहराइच में ये इनकाउंटर हुआ, आप तो इसी पर सवाल उठा रहे थे। आपके नेता वहां पर कहते हैं कि बैलेंस करने के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किए जा रहे हैं। सर
मुझे आगे बढ़ना है सर। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ मलूक नागर जी भी मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं यहाँ जो कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में योगी सरकार को खड़ा किया जा रहा है कि नौबत ही क्यों आई इस एनकाउंटर की। पहले अगर पुलिस मुस्तैद होती तो ये हालात, इन्हें काबू किया जा सकता था क्या? अखिलेश यादव ने भी कहा कि जान जाने से बचाई जा सकती थी। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो जो राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ, उसकी माँ और 6 महीने पहले शादी हुई उसकी बीवी, और पूरे देश में जो हालात थे कि ऐसी घटना घटी है कि इसके बारे में जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कठोर शब्दों में की जाए वो भी कम है। और जो एक्चुअल में गुनहगार है उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जिसने उधर रूट बना वहाँ कहीं ढील हुई, जिसने दंगा उकसाया वहाँ कहीं ढील हुई, और आखिर में जब वो लोग पकड़े गए तो रोमाना जी बड़ी थिन लेयर है। कानून कहता है कि अगर कोई पकड़ा गया है तो उसको एनकाउंटर नहीं करा जा सकता, उसको केवल कानून के रास्ते से जज के ऊपर छोड़ा जाए कि वो क्या सजा देता है। और अगर वो भागने की कोशिश करे और मारने की कोशिश करे तो फिर कानून ये भी कहता है उसको जरूरत पड़े तो भागने से रोकने के लिए पहले पैर में गोली मारो, अगर वो जरूरत पड़े उल्टा मारने की कोशिश करे तो चाहे उसे जान से मार भी दो। तो अगर पैर में गोली लगी है तो ये अपने आप में सो मोटिव ऑटो डीम टू बी स्पीक है, अपने आप में बयां करता है कि एनकाउंटर करने की कोशिश नहीं थी, नहीं तो मार देते, रोकने की कोशिश थी जिससे भाग ना जाए। और जो जिसकी हत्या हुई है उसके और उसके घर वालों को न्याय दिलाने के लिए जो दोषी, जो नामजद हैं, जो पड़ोसी देश भागना चाहते थे, उनको जिंदा रखा गया है और इलाज करा रहे हैं। बिल्कुल, और मैं कानून के दायरे से तस्वीरें भी आ गई हैं सर। देखिए, इनकाउंटर जब भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने घुटने से नीचे जो गोली मारने का नियम है उसी के हिसाब से गोली चलाई घुटने के नीचे। ये 2 आरोपी आप देख रहे हैं, मोहम्मद सरफराज और साथ ही साथ तालिब, दोनों को घुटने के नीचे टांग में गोली लगी है। और कैसे पुलिसकर्मी जो है वो सहारा देकर दोनों को लेकर आते हुए, फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, दोनों का इलाज चल रहा है, नेपाल भागने की फिराक में थे। जी, तो ये सरफराज मेरी एक और लाइन मैं आ रही हूं सर, सरफराज और तालिब दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल 5 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसमें मोहम्मद फहीम भी है, तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद जिसका घर था, जिसकी छत पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी, और मोहम्मद अफजल। इन 5 को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें से 2 ये आरोपी जिनकी तरफ से फायरिंग की गई पुलिस पर, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की। और देखिए, दोनों के पैर में गोली लगी है, घुटने से नीचे टांग में गोली लगी है, और दोनों को पुलिस सहारा देकर लेकर आई है, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दोनों का इलाज चल रहा है। जी मलूक नागर जी, अपनी बात पूरी मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी कि 2 तरह से देख सकते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेके पुलिस वाले एनकाउंटर करें, ये भी पब्लिक में परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। सही बात। लेकिन अपराधी अगर भागने की कोशिश करे, ये पुलिस वाले को मारने की कोशिश करे, तो ये भी अपराधियों के दिमाग में डर होना चाहिए कि तुम भागोगे तो पैर में गोली लगेगी, और तुम पुलिस वालों को मारोगे तो तुम भी मारे जा सकते हो। बड़ी थिन लेयर है। और हम राजनीतिक लोगों को एक पक्ष पे इधर से खड़े हो जाओ, एक पक्ष पे इधर से खड़े हो जाओ, दोनों तरफ की बात करते रहो, मेरे हिसाब से ये गलत है, बड़ी थिन लेयर है। और बड़े आराम से इसको समझ के लोगों तक असली विश्लेषण पहुंचना चाहिए कि न्याय कैसे मिले। अगर वो जिंदा हैं, अगर उनको मारा नहीं गया है और टांग से नीचे गोली लगी है, तो वो बिल्कुल एकदम सही, एकदम दिशा की तरफ जा रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिला है। बहुत ही बारीक लाइन है। और यहाँ पर बैठकर कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, एक राजनीतिक दल जिससे अजीज खान साहब भी आते हैं, वो जो आरोपी इनकाउंटर में ढेर होते हैं, जख्मी होते हैं, उनकी पैरवी करते हुए कई बार नजर आते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा उन पुलिसकर्मियों के बारे में जो इस इनकाउंटर में अपनी जान गंवा देते हैं? आपको बताती हूं मैं, उत्तर प्रदेश में अगर 2017 से लेकर 2024 के आंकड़े, जिसमें जो अपराधी जो मारे गए उनकी संख्या 207, और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, 17 पुलिसकर्मियों की भी इस दौरान जान गई है इन एनकाउंटर्स में। ये देखिए, ये वीडियो उस समय का जब इन्हें
अस्पताल लेकर आया गया। उस समय की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सरफराज और तालिब दोनों को आप देख रहे हैं, दोनों के घुटने के नीचे गोली लगी हुई है टांग पर। और देखिए वो शुरुआती उपचार जो पुलिस कर सकती थी वहां पर कि टांग पर वो कपड़ा भी टाइट करके बांध दिया गया है, वो एक तरीके से फर्स्ट एड भी पुलिस की तरफ से यहां पर देने की कोशिश की गई है। और ये भी एक मानवीय चेहरा है यूपी पुलिस का। इन तस्वीरों को देखकर आपको इस बात पर, इस पहलू पर गौर करनी चाहिए कि ये मानवीय चेहरा, ये वो आरोपी जिन पर आरोप निर्मम तरीके से एक जवान लड़के की हत्या कर देने का, और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए निकलती है, बीहड़ में भागने की फिराक में वो, सीमा पार करने की फिराक में वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है और पुलिस, जैसा कि पुलिस की एसओपीज में है, जो नियम कहते हैं उसी को फॉलो करते हुए घुटने से नीचे निशाना लगाती है। और दोनों के घुटने के नीचे टांग पर गोली लगी हुई है। और रास्ते में पुलिस जो है उनको वो शुरुआती उपचार, जो भी कपड़ा वगैरह था, वो दोनों की टांग पर बांधकर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं जो वारदात वाली जगह की तस्वीरें, वहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के पैर पर कोई कपड़ा नहीं बंधा हुआ है। लेकिन इसके बाद जब वापसी में पुलिस गाड़ी में बिठाकर दोनों को अस्पताल तक लेकर आई, उस दौरान पुलिस की तरफ से इनकी टांग पर वो कपड़ा भी बांध दिया गया। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम ये जो इनकाउंटर है, इस पर जो सियासत चमकाने की एक कोशिश, एक गंदा खेल कुछ नेताओं की तरफ से खेला जा रहा है, उस पर विराम लगा देना चाहिए। क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप इनकाउंटर पर राजनीति चमकाने की कोशिशों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए काफी हैं। हमारे साथ इस समय एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भी मौजूद हैं। दानिश कुरैशी साहब, इनकाउंटर को लेकर आपके मन में भी यकीनन बहुत से सवाल होंगे, लेकिन ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों को देखकर कोई सवाल बाकी रह गया इनकाउंटर पर या फिर जवाब मिल गए? दानिश कुरैशी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जवाब सुन लीजिए आप। देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल हम लोग विपक्ष के लोग, और विपक्ष का काम यह है कि कानून व्यवस्था में जो भी लचर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद इस्तीफा उनका लेना चाहिए जो वहां पर इंचार्ज में है, जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे उस पूरे जुलूस को अंत तक पहुंचाने के लिए कि बिल्कुल शांति और सुलह के साथ वो पहुंच जाता। उसके बजाय वहां पर दंगा हुआ, और वो दंगा इतना भड़का, मैं ये कह रहा हूं कि जिस लड़के की हत्या हुई वो गलत था, वो लड़का ऊपर गया ये भी गलत था। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पूरे बहराइच में आग फैलाने का काम जिन लोगों की, जिन लोग उस आग में झुलसे, वो आम लोगों का क्या कसूर, वो आम लोगों की क्या गलती, वो आम लोगों की क्या गलती थी जिसकी बदौलत पूरी बहराइच को उसमें ले लिया गया मैदान में। तो आपको ये चीज तो माननी पड़ेगी। रह गई बात, आप जब सवाल करेंगे कि आम लोगों की क्या गलती की नेता जो हैं वो इस तरीके के जहरीले बोल बोलते हैं कि आम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। नेताओं को भी सर कहीं ना कहीं ये मंथन चिंतन जरा करना चाहिए ना सर, कि वो आम लोगों को इतना जहरीला क्यों बना देते हैं कि आम लोग अगर एक धर्म का जुलूस निकल रहा है तो अपने घरों से उस जुलूस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। नेताओं को भी इस पर गौर करना चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल जवाब दूं। देखिए जब बिल्कुल नेता को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब वो 80 नेता नहीं दानिश कुरैशी भाई आप ये कहते सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपके सवाल अब आ रही है आवाज? जी बताइए सर, दोबारा से रखिए अपनी बात। जी हाँ, अब मैं यही पूछ रहा हूं कि आप जब आम लोगों से जब आप सवाल पूछेंगे तो लोग ये तो आपसे जवाब मांगेंगे ना कि जब आप ये कहेंगे कि कटोगे तो बटोगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि वो जो नेता है, और नेता सर दिक्कत ये है ना नेताओं की, उन्हें सिर्फ एक तरफ के बयान नजर आते हैं। उन नेताओं का क्या कहेंगे सर कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर देख लेना, आने दो, आएंगे अपने पैरों पर चलकर, जाएंगे स्ट्रेचर पर लेटकर। इन नेताओं के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वहां पर बोलती बंद हो जाती है ना सर, दिक्कत ये कि वहां पर बोलती बंद हो जाती है। मैं सौरभ मालविया का रुख कर, ये भी तो सवाल नहीं मैं सौरभ मालविया का रुख कर लेती हूं। ये भी तो सवाल करते हैं ना, एक नेता ये भी तो सवाल करते हैं ना कि आपके गले से मंगलसूत्र छीनकर उनको दे दिया जाएगा। उस नेता पे बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे रुमान। नहीं आपके नेताओं को लेकर मैंने सवाल उठा लिया सर, तो अब आप जो है अब आप जो है वो मुद्दे से भटकेंगे सर। अब आप जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर आखिरकार हालात कौन खराब करता है, कौन आम आदमी को इस तरीके से वर्गलाता है, कौन आदमी घी डालने का काम करता है सर। अब हिम्मत नहीं होगी आपकी बोलने की। अभी तो आप इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे।
कोई बात नहीं सर, पूछने के लिए मैं बैठी हूँ, आपको तो जवाब देने के लिए बुलाया। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं सर, दिक्कत यही है ना आप लोगों की, आप लोग उल्टी गंगा बहाने लगते हैं सर। आप लोगों को जहां मुफीद, जहां फायदा लगता है अपनी राजनीति चमकाने का, उस दिशा में ले जाते हैं। आप लोगों को सूट करता है सर, आप लोग आरोपी का धर्म जाति ढूंढ लेते हैं, आप लोगों को सूट करता है सर, आप पीड़ित के साथ खड़े हुए नजर आ जाते हैं। सब कुछ आप लोग अपनी राजनीति के हिसाब से करते हैं। मैं सौरभ मालवीय जी का रुख कर रही हूँ। सौरभ मालवीय जी, उत्तर प्रदेश, बहराइच, इन दंगों को लेकर जो सवाल थे, आज इस इनकाउंटर के साथ उन सवालों का इनकाउंटर सर, आप किस रूप में देख रहे हैं इस इनकाउंटर को? देखिए रुमाना जी, दुर्गा पूजन और मूर्ति विसर्जन ये भारत में हजारों वर्षों की परंपरा है। सही। और कभी कुछ ऐसा होता नहीं है। बड़ा आसान काम है कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, उसके कारण ये सब हो गया। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, औसत हम देखें तो हर जनपद में 1000-2000 मूर्तियां रखी जाती हैं और मूर्ति विसर्जन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हो रहे हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ और अचानक से जो घटना हुई, दुर्भाग्य से जो घटना हुई, लेकिन इसके पीछे बड़े साजिश गहरे दिख रहे हैं। पहली बात है कि मिश्रा की मृत्यु किस निर्ममता पूर्वक हुआ, किस मन को विचलित, मानवता को तार तार करने वाला, निश्चित तौर पर पीड़ा की बात है। लेकिन हुआ क्या कि वहां की स्थिति जरा देखिए तो उस घर में कहां से अचानक से इतने ईंट, पत्थर, शीशे, बारूद और असलहे पाए गए, हत्या हो जाती है। ये सामान्य बात नहीं है। मुझे लगता है इस पर बयानबाजी, इस तरह सरकार की कहीं न कहीं एक कामयाबी भी है कि इस चीज को त्वरित गति से कंट्रोल कर लेना और इसको बहुत कम समय में ज्यादा नुकसान होने से बचाने की तरफ ये सरकार आगे बढ़ी है। मैं मानता हूं कि दुखद है, सरकार के इंटेलिजेंस भी इसमें कहीं न कहीं फेल्योर है, लेकिन ये दुर्गा पूजा कार्यक्रम घर घर में होता है, गांव गांव में होता है, कस्बे कस्बे में होता है, पूरे देश भर में होता है। ऐसे में और खास करके अयोध्या से सटा हुआ है बहराइच, नेपाल राम जानकीपुर से सटा हुआ है बहराइच, तो ऐसे में वहां तो और उत्साह होता है। गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है बहराइच, बहराइच को यूं ही ना देखा जाए। लेकिन ये लोग जिस तरह से कृत्य किए हैं, मुझे लगता है कि इस पर नेताओं का बयान देना ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना है, न कि मानवता के साथ खड़ा होना है। डॉली शर्मा, डिजाइन बड़ा था, उसको वक्त रहते उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कंट्रोल काबू में कर लिया गया। वोट के लिए पीडीए की पैरवी करते करते जाति ढूंढने लग जाते हैं विपक्षी दल, अपराधियों की भी। ये आरोप आप पर। नहीं रोमाना जी, मैंने तो पहली लाइन में कहा कि अपराधी की कोई न जात होती है, न कोई धर्म होता है। हमने तो पहले ही कहा कि आराम से, और जैसा आपने खुद ही बताया, अखिलेश जी ने भी कहा, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को भी समझा दीजिए ना, ऐसी सिचुएशन आई क्यों? वो क्यों ढूंढने लगते हैं फिर? वो आरोपियों की जाति क्यों ढूंढने लगते हैं? अखिलेश यादव जी ने तो सबसे, रोमाना जी, वो कह रहे हैं, आज भी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं आप मुझे नहीं बताते, तब भी मैं बता देता किसका इनकाउंटर हुआ। लॉ एंड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ? लॉ एंड ऑर्डर ऐसे यहां तक पहुंचा क्यों? इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ? यहां तक नौबत आई क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का एक काम हो गया है, जहां चुनाव, अब उपचुनाव आएंगे तो जाति और धर्म में बंटवा दो। अरे अपराधी अपराधी है भैया, वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का है, अपराधी अपराधी है। नहीं, आप और कह रही उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपने अभी कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है, नहीं होना चाहिए। कैसे आप ये आरोप लगा रही हैं? मैं तो कह रही हूँ, जहां भारतीय जनता पार्टी होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी होती है और जहां चुनाव आने वाले होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक ये नया एजेंडा होता है, जहां जाति और धर्मों में बांटो और इस तरीके से राज करो। ये तो पुराना है, सब जानते हैं, मैं कोई नया नहीं आपसे बात कह रही हूँ। मतलब विधानसभा चुनाव तो 27 में, ये उपचुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी प्लीज आइए, यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं, ये इनकाउंटर से उपचुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया बीजेपी ने। डॉली जी, इनका काम मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ,
जयराम रमेश जी जो आपके मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, जब अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश की सरकार लॉलेसनेस वाली सरकार है। जाके आप गूगल करके आपको पता चलेगा, जब आपकी केंद्र के अंदर सरकार थी तब आपने कहा था कि सबसे ज्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा है वो अखिलेश यादव जी चल रहा है। और अगर आप जाति की बात कर रही हैं तो आप अखिलेश यादव जी को फोन लगाइए और कहिए कि मंगेश यादव की जाति किसने देखने का प्रयास किया। मैं वापस से कहूंगा रोमाना जी, अब जब ये सामने विजुअल्स आए तो मैं वापस से पूछूंगा कि अखिलेश यादव जी का इंटेंशन क्या था। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नेता होता है, अगर उसके पास फैक्ट्स होते वो दिखाते, वो ये कैसे कह सकते थे कि ये एनकाउंटर फेक है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अरे डॉली जी थोड़ी सेंसिबल बात करिए, वो कोई नेपाल नहीं भाग रहा था, कोई नेपाल नहीं भाग रहा था, कैसी बातें कर रही हैं आप। और मुझे बताइए, और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, जिनकी सरकार में हर महीने 3 दंगे हुआ करते थे वो आज बात बताएंगे। नहीं डॉली जी, आप लोगों के मुंह से एक भी बार ये नहीं निकला रोमाना जी क्या इनके पास एविडेंसेस थे जिसके तहत इन्होंने तुष्टिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉली जी आप एक ही बात को बार बार कैसे तुष्टिकरण करने की बात कर रहे हैं? आप रिपीट कर रही हैं अपने आप को डॉली जी, आप एक ही बात बार बार दोहरा रही हैं। जरा रुक जाइए, सुन लीजिए ताकि आप भी कोई नई बात कह सकें। सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। एक मिनट, मेरे साथ प्रदीप भंडारी को लेकर आइए। प्रदीप जी आइए। प्रदीप जी वो सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये हालात बने क्यों, ये नौबत क्यों आई और एनकाउंटर के जरिए ये प्रचार में जुड़ गए उपचुनाव के लिए। देखिए मैं क्या कहूं, इनको क्या कह सकता हूं। ये क्या चाह रही थी कि जब मान लीजिए बहराइच के अंदर जब ये वायलेंस हुआ, इसके बाद ये क्या चाह रही थी कि पुलिस आराम से बैठी रहती, कुछ नहीं करा करती, ये चाह रही थी। ये क्या बात करेंगे ये लोग ने तो कर्नाटका के अंदर जो दंगाई है उनके केसेस वापस ले लिए हुबली में। इनसे पूछिए, कांग्रेस सरकार ने पूछिए इनसे, कर्नाटका के अंदर हुबली के अंदर इन्होंने दंगाइयों के केसेस वापस क्यों ले लिए, AIMIM लीडर्स के केसेस क्यों वापस ले लिए। वो लोग जिन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया, वो लोग जिसपे पुलिस वालों ने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इनके केसेस वापस नहीं लेने चाहिए, इनने हमको लिंच करने का प्रयास किया क्योंकि एक विशेष वोट बैंक से आता है, इन्होंने तो केसेस वापस ले लिए। ये रही सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जब अखिलेश यादव की सरकार थी। ये किस लॉजिक पे बात करेंगे मुझे बताइए। क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि पुलिस वालों की जानें चले जाती, पुलिस वाले हाथ में हाथ बैठे थे। और मैं इंटेंशन क्वेश्चन करूंगा अखिलेश यादव जी का, मैं अखिलेश यादव जी का इंटेंशन क्वेश्चन करूंगा। अजीज खान साहब अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में और योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो सर जमीन आसमान का फर्क नजर आता है ना। यहां पर अगर कोई काम गलत करता है तो सर उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको बख्शा नहीं जाता, उस पर से केस वापस नहीं लिए जाते सर। वो सलाखों के पीछे होता है, कानून के घेरे में होता है, और अगर जरूरत पड़े सर तो इनकाउंटर भी किया जाता है। अजीज खान साहब देखिए रोमाना जी, मैंने पहले भी यही कहा कि पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि आखिर ये स्थिति पैदा ही क्यों हुई। जिस तरह वहां दंगा हुआ, भड़का, तमाम नुकसान हुआ, एक युवक की जान चली गई, रामगोपाल मिश्रा जी की, कितनी दर्दनाक मौत हुई। इस बात पे पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब इनकाउंटर कर दिया। किस तरह वहां नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। ठीक है, पर सर अगर वो पीठ ना थपथपाए तो कम से कम विपक्ष को भी तो ये समझना चाहिए ना कि वो एनकाउंटर को लेकर सवाल ना खड़ा करें। आप लोग जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, उसी की वजह से ये राजनीति गरमा रही है। वरना तो जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में और कानून अपना काम करेगा, हमें ये बहस ही नहीं करनी पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।